गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आज 30 मई 2020 है और सुबह के लगभग 10:11 हुए हैं। हम लोग आज थोड़े से 4 मिनट पहले मैं आ गया हूँ आप लोगों के साथ। उम्मीद है कि आज का लेक्चर कल के लेक्चर की तरह ही रहेगा, अच्छा बड़ा इन्फॉर्मेटिव लेक्चर रहेगा। और मैंने आपसे कहा था कि कल से हमने स्टार्ट किया है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, जो कहते हैं कि अगर टेक्सोनॉमी और जेनेटिक्स प्लस सेल बायोलॉजी किसी को अच्छी आती हो तो फिर वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में फ़ेल नहीं हो सकता, क्योंकि ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पे आपको टेक्निकल प्रिपरेशन करनी पड़ती है, स्मार्ट प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो मैं तो बार बार कहता हूँ कि सुपर 30 कॉलेज ऑफ कंपटीशन हमेशा आप लोगों के लिए हाज़िर रहता है। लॉकडाउन तीसरा भी ख़त्म होने वाला है, 4th लॉकडाउन के लिए भी कह दिया गया है, लेकिन अब रिस्ट्रिक्शंस मुझे लगता है थोड़ी सी कम हो जाएंगी। बट आप लोगों को केयर करना है, बहुत ज़्यादा जो है कोविड-19 के केसेस आ रहे हैं। प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। आप लोगों को एहतियात रखनी है, हाथ धोने, बार बार मास्क का इस्तेमाल करना है और ग्लोव्स का इस्तेमाल करना है, सैनिटाइज़र रखिएगा और एक डिस्टेंस बना के रखिएगा। हमारे साथ गुलफराज अली जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग कह रहे हैं। अभी हम लोग क्योंकि 3 मिनट हैं अभी क्लास को, तो मैंने कहा कि 2-3 मिनट आपसे बात कर लेते हैं। देखिए, ये कोविड-19 जो है ना, ये सार्स डिजीज़ है, इसको बोलते हैं सार्स कोविड-19, बिकॉज ये सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम मीन सीधा आपके जो है लंग्स पे अटैक करता है, और वंस ये लंग्स को पेनिट्रेट कर जाए तो फिर बहुत मुश्किल होती है कि इंसान वापस रिकवरी हो पाए। जनरली इसका डेथ रेट, मोर्टेलिटी रेट, मैंने आपको पहले भी परसों 2 दिन पहले मेरी एक वीडियो आई थी, आप फेसबुक पे देख सकते हैं, ओनली 2.3% है। लेकिन अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है और एज आपकी 60+ है या 10 ईयर से कम है, जिनका थोड़ा इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं होता, तो वो ज़्यादा प्रोन रहते हैं, तो वहाँ पे डेथ हो सकती है। तो इसलिए हम लोगों को खुद भी एहतियात करनी है और बाकी लोगों को भी बोलना है, लोगों को भी अवेयर करना है कि किस तरह से आप लोग इस जो पेंडेमिक, जो एक महामारी इस वक्त पूरी दुनिया में फैली हुई है, इससे कैसे बचा जा सकता है। तो दोस्तों, साथ में मैंने पहले भी बोल चुका हूँ कि अपना जो है प्रिपरेशन को कंटिन्यू करिए, हार्ड वर्क करिए, लेकिन स्मार्ट हार्ड वर्क करिए। देखिए आप, और दूसरे नंबर पर रश कीजिए, हसद नहीं कीजिए। मीन आप लोगों को देख के ये कहिए कि नहीं, ये आदमी काम कर रहा है, ये यहाँ पहुँचा है तो मुझे भी पहुँचना है, वो करिए। बट ये मत करिए कि ये क्यों पहुँच गया है यहाँ पे, क्योंकि जब आप हसद करोगे, लोगों से जलना शुरू करोगे, तो फिर अल्लाह ताला आपके आगे भी जो है ना रुकावटें पैदा करेगा। लेकिन जब आप ये सोचोगे नहीं कि ये इस मंजिल पे पहुँचा, इसको और थोड़ी तरक्की हो, लेकिन मुझे भी हो साथ में, तो आपको हार्ड वर्क करना है ईमानदारी से और सिंसियरिटी, डेडिकेशन से, और तब तो दुनिया में कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जिसको हम लोग नहीं पा सकते हैं। लेकिन सारी की सारी बातें एक कॉन्फिडेंस में, सेल्फ कॉन्फिडेंस हमको डेवलप करना है। हमको करना है कि नहीं, मैं कर सकता हूँ। और फिर कभी कभी हमने लोगों के साथ कंपेयर भी अपने आप को नहीं करना है। भाई, एक रैबिट एक एलिफेंट के साथ कंपेयर नहीं करता। रैबिट जो है वो 3 महीने में सेक्चुअली, 6 महीने में सेक्चुअली मैच्योर हो जाता है, और हाथी जो है वो, हथनी जो है वो 30 साल में जाके सेक्चुअली मैच्योर होती है। तो ये कंपैरिजन नहीं हो सकता दो इंडिविजुअल्स में। आपको अपना काम करना है, उसको अपना काम करना है, हाँ, लेकिन आप रोल मॉडल बना सकते हैं किसी को, नहीं ये यहाँ पहुँचा है तो मुझे भी ये करना है। एनीहो, 10:15 हो गए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी से लोग जुड़ेंगे ताकि हम लोग स्टार्ट करें। हम लोगों ने कल लेक्चर स्टार्ट कर दिया था, टेक्सोनॉमी हम लोग स्टार्ट कर रहे थे, और मैंने आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज 13 मई है, 30 मई 2020 है। तो मैं चाहूँगा कि जल्दी, अस्सलाम वालेकुम अब्दुल क्यूम करें, वालेकुम सलाम, जल्दी से जुड़िए ताकि मैं क्लास को स्टार्ट कर सकूँ। ठीक 10:15 बज गए हैं और 10:15 AM हो चुके हैं। मैं आज 3-4 मिनट पहले आ गया था, तो मैंने कुछ बातें आप लोगों से कर दी। मोहम्मद जुल्फ़कार, IM चौधरी जुड़ गए, अब्दुल क्यूम जुड़ गए, नरगिस्ताज जुड़ गई हैं, काजी रेशू जुड़ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज काजी रेशू आजकल बोलती नहीं है, थोड़ा से शांत रहते हैं, तो मेरी से निकले। चलिए, हम लोग कल टेक्सोनॉमी पढ़ा रहे थे, तो मैंने आपको कल के लेक्चर में कहा था कि कैरोलस लीनियस जो है वो क्या है, ही इज़ नोन एज फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, ही इज़ नोन एज, ये कल मैंने आपको बता दिया था, तो मैं कंटिन्यूटी के लिए कर रहा हूँ, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। जुड़ते ही ना आप लोग एकदम क्या करो, सबसे पहले
कि शेयर कर दिया करो। सो कैरोलस लिनियस इज़ नोन एज फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, मैंने कल आपको बताया था। अब हम लोग जाएंगे सीधा सीधा एनिमल्स में। किंगडम प्रोटिस्टा, कल मैंने आपको 5 किंगडम बताए थे, लेकिन मैं सीधा सीधा आज प्रोटिस्टा पे लाया हूँ। किंगडम प्रोटिस्टा जो है वो क्या है, ये टर्म किसने दी थी? किंगडम प्रोटिस्टा जो है ये टर्म दी थी अर्निस्ट हैकल ने। दिस टर्म वाज गिवन बाय अर्निस्ट हैकल। तवज्जो, प्रिंसेस सरफराज कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आयम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अर्निस्ट हैकल, ध्यान से तवज्जो से एक एक चीज़ बहुत सिंपल करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। हैकल ने दी थी 1866 में। तो याद रखना, किंगडम प्रोटिस्टा वाज द टर्म वाज गिवन बाय अर्निस्ट हैकल इन द ईयर 1866। आप फुल कंसंट्रेशन से जल्दी से जुड़िएगा, और जितने लोग जुड़ रहे हैं काइंडली जुड़ते ही शेयर कर दिया करें। साइदा तबस्सुम भी हमारे साथ जुड़ गई है, तो जल्दी से सब लोग जुड़िए और फिर शेयर करते रहिएगा, क्योंकि जल्दी जितना ही आप जल्दी शेयर करोगे तो उतना जल्दी हमारा लेक्चर जो है वो बच्चों तक पहुंचेगा। तो तवज्जो देना, मैंने कहा कैरोलस लिनियस कल बताया था, ही इज़ नोन एज फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। और किंगडम प्रोटिस्टा जो है ये टर्म दी थी किसने? अर्निस्ट हैकल ने 1866। आप कहेंगे सर प्रोटिस्टा का जिक्र क्यों किया? क्योंकि कहती है साइंस, कहते हैं प्रोटिस्टा जो है बहुत पुराने ऑर्गेनिज्म, इवन आपके प्रोटोजोआ से भी, कहता है प्रोटिस्टा जो है आर कंसिडर एज ए एंसेस्टर। इनको हम लोग कंसिडर्ड करते हैं क्या? दे आर कंसिडर्ड एज ए एंसेस्टर। भाई हमारे तुम्हारे सभी ऑर्गेनिज्म के कहते हैं, साइंस कहती है एंसेस्टर ऑफ ऑल मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। जितने भी बहुत सारे सेल वाले यूकैरियोट्स हैं उनका एंसेस्टर कंसीडर किया जाता है किसको? उमर भी आज जुड़े हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। तो तवज्जो दीजिए, 3 पॉइंट मैंने बताए, लेकिन इतने खूबसूरती से बताएं कि अगर आपने ध्यान दिया होगा तो यूज़ करें। तो प्रोटिस्टा को हम लोग कहते हैं, शोएब मलिक अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सर। प्रोटिस्टा इज कंसिडर्ड एज ए एंसेस्टर ऑफ ऑल मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। याद रखना, सबसे पहला पॉइंट मैंने कहा कि कैरोलस लिनियस ही इज कंसिडर्ड एज ए फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी का फादर है कैरोलस लिनियस। और फिर कहा किंगडम प्रोटिस्टा की टर्म दी किसने? अर्निस्ट हैकल ने 1866। तो आप पूछ सकते हैं सर अर्निस्ट हैकल क्यों जिक्र किया? क्योंकि हाँ, मैंने प्रोटिस्टा को कंसिडर किया जाता है एंसेस्टर किसका? जितने भी मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं। तो कहते हैं कि सबसे पहले यही ऑर्गेनिज्म आए और उसके बाद बाकी ऑर्गेनिज्म आते रहे। तो जुड़े हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर शोएब मलिक साहब जो हैं, डायरेक्टर हैं भद्रवा कैंपस के यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के, वो भी जुड़े हैं, बहुत तुम्हारे वेल विशर हैं और बड़ा इनकरेज करते हैं, तो मैं उनको भी खुश आमदीद कहता हूं। तो अभी तक देखिए हमने 3 पॉइंट आप लोगों को बताए। अब हम चलते हैं सीधा नंबर 1, जो पहले प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं? सबसे पहले तो हम ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं, जैसे किंगडम एनिमेलिया। तवज्जो देना पूरी कंसंट्रेशन से। किंगडम एनिमेलिया इज डिवाइडेड इनटू 2 types. Number 1 is non-chordates। ध्यान से सुनते रहना, तवज्जो देते रहना, पूरी कंसंट्रेशन शेयर करते रहना। और नंबर 2 कहते हैं कार्डेटा। याद रखना बच्चों, दोस्तों ध्यान से। और बीच में एक और भी निकल के आता है, दैट इज नोन एज प्रोटोकार्डेटा। अब आप कंसंट्रेशन देंगे तो आर्ट्स वाले लोगों को भी बहुत मज़ा आने वाला है। और ये रोज़मर्रा की मैं वो तमाम चीज़ें वो जिक्र कर रहा हूँ जो हमारी कहानी है, अपनी पर्सनल कहानी है। मैंने कहा हम लोग किंगडम एनिमेलिया में आते हैं, तमाम एनिमल जो है वो किंगडम एनिमेलिया में आते हैं। और किंगडम एनिमेलिया 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया। पहले 2 में किया था, बीच में एक और लेके आ गया। 1 इज नॉन कार्डेटा, कि जिसमें कोई वर्टिब्रल कॉलम नहीं है ना, जो इनवर्टिब्रेट्स हैं, वो छोटे ऑर्गेनिज्म है। दूसरा प्रोटोकार्डेट के, कुछ एक करेक्टर कार्डेट्स के और कुछ एक नॉन कार्डेट के। और तीसरा कार्डेट जिसमें हम लोग भी आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा
क्या कहा मैंने आप लोगों को कहा कि एनिमल किंगडम एनिमलिया इज डिवाइडेड इनटू थ्री फाइलम्स, दैट इज नॉन कार्डेटा, प्रोटोकार्डेटा एंड कार्डेटा। अब ध्यान से देखिए अब क्या है। सो नंबर 1 क्या है, नॉन कार्डेटा। अब फुल कंसंट्रेशन मेरी तरफ। आप मुझे पूछेंगे सर नॉन कार्डेटा में कौन कौन आता है और नॉन कार्डेटा होते क्या हैं। 2 पॉइंट इसके याद रखना। नो नोटोकार्ड ड्यूरिंग लार्वल स्टेज, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। नोटोकार्ड कब, माँ के पेट में जब था, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। कहता है इसमें नोटोकार्ड नहीं होती जो कि हम लोगों में होती है। तवज्जो देना, नो नोटोकार्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर खालिक मलिक साहब, वालेकुम सलाम। और दूसरा क्या है, नो वर्टिब्रल कॉलम ड्यूरिंग अडल्ट स्टेज। उन तमाम को हम लोग कहते हैं नॉन कार्डेटा। वर्टिब्रल कॉलम ड्यूरिंग अडल्ट स्टेज, कब, अडल्ट में वर्टिब्रल कॉलम नहीं और लार्वल स्टेज में, वर्टिब्रल अडल्ट स्टेज में आपका वर्टिब्रल कॉलम नहीं है और एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकार्ड नहीं है। याद रखना, एम्ब्रियोनिक स्टेज, एक एम्ब्रियोनिक स्टेज और दूसरी अडल्ट स्टेज। तो वो नॉन कार्डेटा उनको कहते हैं कि जिसमें नोटोकार्ड उनकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में मां के वोम्ब में आपके नोटोकार्ड नहीं थी और वर्टिब्रल कॉलम अडल्ट स्टेज में नहीं थी। उन सब को हम नॉन कार्डेट कहते हैं। एंड दीज आर आल्सो नोन एज इनवर्टिब्रेट्स। हम लोग इनको इनवर्टिब्रेट्स भी कहते हैं। दोस्तों जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं काइंडली आप लोग शेयर भी कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक लेक्चर पहुंच सके। अब आप कहेंगे सर नोटोकार्ड्स के 2 पॉइंट तो आपने बताए और भी बहुत है, लेकिन मैं बेसिक चीजों पे फोकस कर रहा हूं। पहला कहा कि नोटोकार्ड उनकी एम्ब्रियोनिक स्टेज पे नहीं होती और वर्टिब्रल कॉलम उनकी अडल्ट स्टेज में नहीं होती। तो इनको नोटोकार्ड्स, नॉन कार्डेट को हम इनवर्टिब्रेट्स भी कहते हैं। तो अब आप मुझे पूछ सकते हैं सर नॉन कार्डेट्स के नाम भी तो बताइए। नॉन कार्डेट ग्रुप्स के फाइलम कितने हैं? नॉन कार्डेटा इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग फाइलम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ध्यान से ये किसके बेस पे, उनके एवोल्यूशन के बेस पे। सो नंबर 1 फाइलम क्या है? अब तवज्जो से दोस्तों ध्यान से, सबसे पहले बैक्टीरिया जो आया था यू बैक्टीरिया, उसके बाद आपका आ रहा है कौन, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के बाद फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म का एवोल्यूशन किसका हुआ, फिर आगे उसके बाद पोरीफीरा, क्योंकि इसमें कोई सेल नहीं था तो ये सेल वाले आ गए। तीसरा आपका सिलेंट्रेटा जिनमें टिश्यू आ गया। तवज्जो देना दोस्तों, तवज्जो देना, सिलेंट्रेटा। फिर चौथे नंबर पर कौन आ गया अगर आप तवज्जो दे रहे हैं तो उसके बाद आता है टीनोफोरा। एक बिल्कुल सिलेंट्रेटा के साथ मिलते जुलते ऑर्गेनिज्म है टीनोफोरा। तवज्जो देना दोस्तों। नंबर 5 पे क्या आ जाएगा, उसके बाद आएगा प्लेटीहेल्मेंथ्स। प्लेटीहेल्मेंथ पैरासाइट आप लोगों के डिजीज भी काज करते हैं, डिटेल में जाऊंगा इन सब पे। प्लेटीहेल्मेंथ्स। फिर कौन सा आ गया, फिर ऐश हेल्मेंथ जिसमें नेमाटोड्स वगैरह होते हैं, एस्कैरिस वगैरह, ऐश हेल्मेंथ्स। फिर कौन आया, फिर नंबर 7 पे एनिलिडा, नीरियस, लीच वगैरह। मैंने कल आपको लीच की एग्जांपल दी थी परसों। फिर नंबर 8 पे क्या आ गया, मलुस्का जिसे पाइला वगैरह होता है, मलुस्का। फिर नंबर 9 पे क्या होता है, अल्लाह भला आपका करे, इकाइनोडर्मेटा जिसमें स्टार फिश वगैरह आती है। तवज्जो से दोस्तों, ये लेक्चर बिल्कुल आपको बनाया दे रहा हूँ। और आखिरी बड़ा फाइलम कौन सा है, नंबर 10 पे, दैट इज आर्थ्रोपोडा। सबसे बड़ा फाइलम है आर्थ्रोपोडा। तो ये मैं आपको वो बता रहा हूँ कि किस तरह से एनिमल्स का ओरिजिन हुआ। अभी मैं नॉन कार्डेट पे, अभी आप लोगों तक पहुंचा ही नहीं हूँ। सबसे पहले कौन आया, प्रोटोजोआ। ध्यान से लिखिए, नंबर 1 प्रोटोजोआ। दूसरे नंबर पर कौन आया, पोरीफीरा। तीसरे नंबर पर कौन आया, सिलेंट्रेटा। चौथे नंबर पर कौन आया अगर आप ध्यान देंगे, टीनोफोरा। 5वें नंबर पर कौन आया, प्लेटीहेल्मेंथ्स। 6ठे नंबर पर कौन आया, ऐश हेल्मेंथ्स। 7वें नंबर पर कौन आया, एनिलिडा। 8वें नंबर पर कौन आया, मलुस्का। 9वें नंबर पर कौन आया, इकाइनोडर्मेटा। और 10वें नंबर पर कौन से आया, सबसे बड़ा फाइलम आर्थ्रोपोडा। भट्ट साहब कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, ताहिर राना अली कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, तारिक राना और सजाद अहमद जुड़े हैं। सजाद में हेलो सर, हेलो डियर। चौधरी मुख्तार अहमद भी जुड़े हैं, इरफान पांडे जुड़े हैं, मुबीना। जल्दी से शेयर कर दीजिए जिन लोगों ने शेयर नहीं किया है। ध्यान दीजिएगा, मैंने आज आपको स्टार्ट किया लेक्चर, मैंने कहा नॉन कार्डेटा, इनको हम लोग इनवर्टिब्रेट्स भी बोलते हैं। और
इनके करैक्टर क्या है जिसकी वजह से हम नॉन कार्डेड कहते हैं इनमें नोटोकार्ड उनके एम्ब्रियनिक स्टेज पे नहीं होती जब वो माँ के पेट में या लार्वल स्टेज होती है, और वर्टिब्रल कॉलम उनकी अडल्ट स्टेज में नहीं होती। उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन कार्डेटा। और नॉन कार्डेटा मैंने कहा इसको फर्दर डिवाइड किया 10 फाइलम में। फाइलम नंबर 1 कहा प्रोटोजोआ जो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म आए, फिर दूसरा पोरीफीरा कहा, तीसरा सिलेंट्रेटा कहा, चौथा टीनोफोरा कहा, पांचवा प्लेटीहेल्मिंथ कहा, छठा ऐश हेल्मिंथ कहा, सातवां एनिलिडा कहा, आठवां मलुस्का कहा, 9 इकाइनोडर्मेटा कहा और 10 आर्थ्रोपोडा कहा। इसके बाद फिर प्रोटोकार्डेट स्टार्ट होंगी। लेकिन सबसे पहले दोस्तों जिन लोगों ने शेयर नहीं किया है वो काइंडली शेयर कर दें ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच जाए, हमारा ये लेक्चर मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे। अभी तो 5 शेयर हुए हैं, सिर्फ 5 शेयर हुए हैं। तो जल्दी से अब अगली बात करते हैं। मैं आपको बिल्कुल टू द पॉइंट और बहुत मजे वाला, जिस तरह से अब रमजान चल रहा है, वरना मैं आपको कहता है कि आइसक्रीम खिला रहा हूं आप लोगों को, लेकिन अभी कुछ खिलाएंगे नहीं आपको, सिर्फ आप ध्यान। कहता है नंबर 1 मैंने आपको क्या कहा, प्रोटोजोआ। अब आपको समझने वाली चीज है। अब आप कहेंगे सर ये प्रोटोजोआ बताइए, ये बड़े खतरनाक ऑर्गेनिज्म है। प्रोटो का मतलब होता है प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, बहुत पुराने ऑर्गेनिज्म। जिन्होंने शेयर नहीं किया है वो कर दें शेयर जल्दी से ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे। प्रिमिटिव, बहुत पुराने ऑर्गेनिज्म, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज प्रिमिटिव ए सेलुलर। अब आप मुझे पकड़ सकते हो दोस्तों। आप कहेंगे कि सर सेल के बगैर कैसे कोई जिंदगी रहती है, तो मैं अभी बताऊंगा। प्रिमिटिव ए सेलुलर एनिमलक्यूल्स, छोटे छोटे से ए सेलुलर एनिमलक्यूल्स, बगैर सेल के, ये साइंस कह रही है, बहुत प्रिमिटिव ए सेलुलर एनिमलक्यूल्स। तो कहते हैं कि दे कंटेन, और इनमें क्या होता है, दे कंटेन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये मैं अभी आपको समझाऊंगा कि ये क्या होता है, ये कंफ्यूजन वाली बात है। प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने शेयर नहीं किया शेयर कर दीजिए दोस्तों, सिर्फ 5 शेयर हुए अभी तक। प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि इनमें सेल नहीं होता लेकिन इनमें प्रोटोप्लाज्म होता है। तो ये शो करते हैं कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान देना, ये सवाल पूछते हैं बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, पूछते हैं कि प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में होती है। सो दे कंटेन प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो समझ आ रही होगी आप लोगों को। और कहते हैं प्रोटोप्लाज्म क्या चीज है, मैं आपको बार बार बोल चुका हूं पहले भी, प्रोटोप्लाज्म is a living substance. Protoplasm is a living material present in a cell. Living material present in a cell. ये लिविंग मटेरियल है जो कि सेल में प्रेजेंट होता है। तो अब सेल तो नहीं है लेकिन प्रोटोप्लाज्म है, और प्रोटोप्लाज्म में तमाम वो चीजें होती हैं जिससे कि एक इंसान जिंदा रह सकता है। प्रोटोप्लाज्म इज ए लिविंग मटेरियल प्रेजेंट इन अ सेल। तो लगे हाथ में पूछ लेता हूं कि आपको सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स में पूछा गया था कि हु गेव द टर्म प्रोटोप्लाज्म। मैंने आपको पहले भी बताई थी, द टर्म प्रोटोप्लाज्म वाज गिवन बाय, द टर्म प्रोटोप्लाज्म, भाई प्रोटोप्लाज्म की टर्म किसने दी थी, ध्यान देना, J.E. परकंजी। भाई आपको अपने नाम याद रखते हैं, दोस्तों के नाम याद रहते हैं, लेकिन ये नाम क्यों नहीं याद रखते, क्योंकि आप कंसंट्रेशन नहीं देते। शाहरुख खान याद है, सलमान याद है, अमिताभ याद है, लेकिन J.E. परकंजी क्यों नहीं याद। भाई J. परकंजी वो आदमी है जिसने टर्म प्रोटोप्लाज्म दी थी। याद करने के लिए बार बार लिखना है। तो हमने कहा प्रोटोजोआ प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, बहुत प्रिमिटिव ए सेलुलर एनिमलक्यूल्स हैं, और इनमें कौन सी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, दे कंटेन प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्रोटोप्लाज्म की टर्म किसने दी थी, J.E. परकंजी। जल्दी से शेयर कर दीजिए दोस्तों, और फिर हम आगे चलते हैं। कहता है प्रोटोजोन्स जो हैं, ये जो आपका प्रोटोजोन्स हैं, ये वी आर अनएबल टू सी अंडर नेक्ड आई। हम इतने छोटे होते हैं कि हम नेक्ड आई से देख नहीं सकते। दैट इज विदाउट माइक्रोस्कोप वी कांट सी, दे कैन बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप। इतने छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, और इनके द प्रोटोप्लाज्म कंटेन, देखिए इसमें प्रोटोप्लाज्म सेल तो नहीं है लेकिन प्रोटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनलीज होती हैं। बहुत सारी सेल ऑर्गेनलीज आर प्रेजेंट इन द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द प्रोटोजोआ। कौन कौन सी, जैसे फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है इसमें,
और क्या, गोल्गी बॉडी भी पाई जाती है, और और बहुत सारी सेल ऑर्गेनेल्स पाई जाती हैं। दो बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल इसमें होता है, सेल नहीं होता, लेकिन बहुत सारी सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं, और उन सेल ऑर्गेनेल्स का रोल ये रहता है कि डिफरेंट इसकी नॉर्मल एक्टिविटी को काम करने में मदद करता है। उसके बाद क्या कहता है, इनकी बॉडी को सराउंड कर रहा है, बॉडी, प्रोटोजोन की बॉडी इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा लीमा। जो इसका आउटर मेम्ब्रेन है उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा लीमा और क्यूटिकल, या कहते हैं हम क्यूटिकल। याद रखना, द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द प्रोटोजोन इज नोन एज प्लाज्मा लीमा और क्यूटिकल। तवज्जो से फुल फॉर्म, फुल कंसंट्रेशन देखिएगा। और इट इज आल्सो नोन एज पेलिकल, या पेलिकल भी बोलते हैं। आप तवज्जो आगे देखिए, दे कंटेन कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। ये सवाल पूछा गया था नीट के एग्जाम में। दे कंटेन कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स किसके लिए? फॉर ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन, ये मैंने शायद आप लोगों को पहले भी बताई थी। दैट इज रिमूवल ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर। ऑस्मो रेगुलेशन मीन वाटर का अमाउंट जब ज्यादा हो जाएगा तो उसको रिमूव करने के लिए। दे कंटेन कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। एग्जाम्पल लिख लीजिए, एमीबा प्रोटियस। ध्यान से, मैंने अभी कहा कि आपको याद है सलमान खान, आमिर खान, आपको हमारे प्राइम मिनिस्टर, अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर, सभी नाम याद हैं, तो अमीबा प्रोटियस क्यों नहीं याद रहेगा? याद रखना है, दे कंटेन कंट्रैक्टाइल वैक्यूल विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन। एग्जाम्पल दीजिए जिसमें कंट्रैक्टाइल वैक्यूल था, तो मैंने कहा अमीबा प्रोटियस, ये एक पैरासाइट है, एमीबियासिस कॉज करता है। लेकिन सवाल आपसे एफएमसी में पूछा था, बताइए कौन सा प्रोटोजोन है जिसमें कंट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं है? कंट्रैक्टाइल वैक्यूल इज एब्सेंट। तवज्जो, कंसंट्रेशन पूरी शेयर करिए दोस्तों, शेयर नहीं कर रहे हो। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स एब्सेंट इन एंटमीबा हिस्टोलिटिका, एक और पैरासाइट है, ये भी अमीबियासिस कॉज करता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। इसमें ये पैरासाइट में कंट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं होता, हिस्टोलिटिका। याद रखना, ये पैरासाइट है, ये हार्मफुल है, डिजीज काज करता है। इसमें कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स नहीं होते। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट इन अमीबा प्रोटियस एंड अमीबा हिस्टोलिटिका। दिस इज ए पैरासाइट विच इज विदाउट कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। पूरी कंसंट्रेशन देंगे तो बहुत मजा आने वाला है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों से। फिर क्या कहता है? कहता है कि दे कंटेन, अभी ध्यान से तवज्जो से फुल कंसंट्रेशन से देंगे तो बहुत मजा आने वाला है भाई। दे कंटेन रिजर्व फूड, इनमें रिजर्व फूड भी होता है, जैसे यूग्लिना वगैरह में रिजर्व फूड किसकी फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ, दे कंटेन रिजर्व फूड इन द फॉर्म ऑफ पैरामाइलन बॉडीज। पैरामाइलन बॉडीज, तवज्जो, फुल कंसंट्रेशन। ये क्या करते हैं? खाने को रिजर्व भी रख सकते हैं, और किस फॉर्म में रखते हैं? पैरामाइलन बॉडीज, स्टार्च एंड ऑयल्स, तीनों में से किसी एक या तीनों को रख सकते हैं रिजर्व फूड मटेरियल। दे आल्सो स्टोर फूड फॉर रिजर्व and that is known as paramyelin bodies, starch and oils. Next क्या कहते हैं? और जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरासाइट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरासाइट नोन एज नक्टिल्यूका। याद रखना, आपको पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर याद है, आपको धोनी याद है, कपिल देव याद है, तो नक्टिल्यूका भी याद करिए। ये दिस इज ए प्रोटोजोन, सिर्फ अकेला प्रोटोजोन है जो लाइट प्रोड्यूसिंग है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। नक्टिल्यूका इज ए प्रोटोजोन having light producing capacity, light or current producing capacity, light producing capacity, और इसको कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंट प्रोटोजोन। बायोल्यूमिनेसेंट प्रोटोजोन, माय गॉड, आईएएस का पे क्वेश्चन है ये, बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गेनिज्म नक्टिल्यूका। याद रखना, शाहरुख खान वाले दोस्तों याद रखना, बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गेनिज्म है ये, जो लाइट प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। दिस इज आल्सो नोन एज नाइट लाइट ऑर्गेनिज्म, नाइट
लाइट ऑर्गेनिज्म, रात को लाइट देने वाला ऑर्गेनिज्म, इसको हम बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। दोस्तों शेयर कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर दे रहा हूं आप लोगों को। मैंने कहा कि रिजर्व प्रोटोजोन्स कंटेन रिजर्व इन फूड इन द फॉर्म ऑफ पैरामाइलिन बॉडीज, स्टार्च, आइल्स। फिर कहा कि एक प्रोटोजोन है जिसका नाम है नक्टिल्यूका। ये वो प्रोटोजोन है जो क्या करता है, लाइट प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं नाइट लाइट ऑर्गेनिज्म। एंड दिस इज आल्सो नोन एज बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गेनिज्म। बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गेनिज्म, बायो हो गया लिविंग ऑर्गेनिज्म, ल्यूमिनेसेंट लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। तो पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि जिसने लाइट प्रोड्यूस किया, दैट इज नोन एज, अगर आप तवज्जो दे रहे होंगे तो ये सुनाई दे रहा है, मैं आपको पूरा बता रहा हूं। आप कहते हैं टर्म प्रोटोजोन किसने दी थी? द टर्म प्रोटोजुआ वाज गिवन बाय, फुल कंसंट्रेशन दोस्तों, प्रोटोजुआ वाज गिवन बाय गोल्डफस। ये दी थी गोल्डफस ने दी थी। ध्यान से, एक साइंटिस्ट था जिसने टर्म दी थी प्रोटोजुआ की, जिसका नाम क्या था? गोल्डफस। कब दी थी? 1817 में। द टर्म प्रोटोजुआ वाज गिवन बाय गोल्डफस एंड स्टडी ऑफ प्रोटोजुआ इज नोन एज प्रोटोजोलॉजी। प्रोटोजोलॉजी याद रखना, स्टडी ऑफ प्रोटोजुआ को प्रोटोजोलॉजी कहते हैं। और टर्म प्रोटोजुआ जो दी थी वो किसने दी थी? वो दी थी आपके गोल्डफस ने। याद रखना पूरी कंसंट्रेशन से। अब आप तवज्जो देखिए, ध्यान दीजिएगा। आप क्या कहता है? कहता है दे आर क्लासिफाइड। क्लासिफाइड अगर हम प्रोटोजुआ को करेंगे तो कितने क्लास में करेंगे? क्लासिफाइड, ये सवाल भी पूछा गया है, इनटू 4 क्लासेस। कितनी क्लासेस में? 4 क्लासेस में करते हैं क्लासिफाई। दोस्तों शेयर कर दीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए। दे आर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस। और किसके बेस पे? ये सवाल भी पूछते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ, माय गॉड, केएस का क्वेश्चन में पूछा गया था, ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गेनली दे आर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गेनलीज। याद रखना, इनको हम लोग क्लासिफाई करते हैं 4 क्लासेस में, लेकिन किसके बेस पे? आपने देख लिया बेस किसका है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गेनली। तो देखिए ये प्रोटोजुआ है, तवज्जो। और क्लासिफाई किया कितनी क्लास में? 4 में, 2, 3, 4। क्लास नंबर 1 कौन सा है? अगर आप ध्यान से देंगे, तवज्जो से देंगे तो याद भी होगा, सार्कोडीना, जिसको हम लोग राइजोपोडा भी बोलते हैं। मेरे दोस्तों याद से लिखिएगा, राइजोपोडा भी बोलते हैं। क्लास नंबर 2 देखिएगा, अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो मेस्टिगोफोरा। दोस्तों ध्यान से लिखिएगा, छोड़ना नहीं है, लिखने रहना है अपने, मेस्टिगोफोरा। और क्लास नंबर 3 कौन सा है? सिलिएटा। दोस्तों शेयर कर दीजिए जितने भी लोग हैं। और क्लास नंबर 4 कौन सा है? स्पोरोजुआ। तो आपने देखा 4 क्लासेस मैंने आप लोगों को बताई। 1 इज नोन एज सार्कोडीना, जिसको हम लोग राइजोपोडा भी बोलते हैं। क्लास नंबर 2 मैंने आपको मेस्टिगोफोरा बोला। और क्लास नंबर 3 मैंने आपको सिलिएटा बताया। क्लास नंबर 4 मैंने आपको स्पोरोजोआ बताया। तो किसके बेस पे क्लासिफाई हुई? कहा कि दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गेनली। हाउ मेनी क्लासेस? 4 क्लासेस। किसको किया 4 क्लासेस में? कहा कि प्रोटोजोन्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस। क्लास नंबर 1 सार्कोडीना और राइजोपोडा। क्लास नंबर 2 मेस्टिगोफोरा। क्लास नंबर 3 सिलिएटा। क्लास नंबर 4 स्पोरोजोआ। तो हमने कहा कि प्रोटोजोन को क्लासिफाई किया 4 क्लासेस में और चारों क्लासेस के नाम भी बताए। तो ध्यान से, तवज्जो से, भागो मत बच्चों, जुड़े रहो। सार्कोडीना पहली क्लास है, जिसको मैंने राइजोपोडा भी कहा कि दिस क्लास कंटेन लोकोमोटरी ऑर्गेनली। ये सवाल पूछा गया है और ये तवज्जो देंगे, लोकोमोटरी ऑर्गेनली in the form of, कहता है दिस क्लास कंटेन लोकोमोटरी ऑर्गेनली इन द फॉर्म ऑफ सीडोपोडिया। तवज्जो दो दोस्तों, सीडोपोडिया होता है लोकोमोटरी ऑर्गेनली, ये किसमें? सार्कोडीना में। और सीडो का मतलब होता है फॉल्स, झूठा। पोडिया मीन फुट, जूठी टांगे, जूठे फुट इसके होते हैं। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सीडोपोडिया। कहा क्लास नंबर 1 सार्कोडीना, दिस क्लास इज आल्सो नोन एज राइजोपोडा। भाई ध्यान से देना, बहुत चीजें बताने जा रहा हूं। एंड दिस क्लास कंटेन लोकोमोटरी ऑर्गेनली इन द फॉर्म ऑफ सीडोपोडिया। सीडो का मतलब होता है फॉल्स, ये सीडो का मतलब हो गया फॉल्स, और पोडिया मीन फिट, और ये जूठी टांगों वाला ऑर्गेनिज्म। और कौन सा हो गया? फॉर एग्जाम्पल आप पूछा जा सकता है एमीबा, एग्जाम्पल एंट अमीबा, ये दोनों नाम मैंने बताए थे।
और आगे बताते हैं। कहता है जो सवाल पूछा गया है, जो KAS के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि बताइए जो सीडोपोडिया जो है डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, वो पूछते हैं कभी कभी। देखिए सीडोपोडिया इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स, यार ये भागना नहीं है, ये भागना नहीं है, सीडोपोडिया इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ये सवाल KS में पूछा गया है दोस्तों, अगर कोई आप में से किसी ने दिया है तो वो जानता है। नंबर 1 सीडोपोडिया लोबोपोडिया बोलते हैं, सीडोपोडिया नहीं वो पूछते कभी भी किसी भी एग्जाम में, क्योंकि एवरीबॉडी नोज, तो वो पूछते हैं लोबोपोडिया टाइप का। सीडोपोडिया किस में होता है और ये होता कैसे है? ये सीडोपोडिया ब्लंट होता है और एग्जाम्पल इसकी एमीबा। तवज्जो देना दोस्तों, किताबों से पढ़ोगे तो भूल जाओगे। हमने कहा सीडोपोडिया डिफरेंट टाइप का है, तो नंबर 1 मैंने आपको कहा लोबोपोडिया, और लोबोपोडिया होता कैसा है? ये ब्लंट सीडोपोडिया होता है और इसकी एग्जाम्पल मैंने आपको एमीबा दी। दूसरा सीडोपोडिया क्या होता है? दूसरा अगर आप तवज्जो देंगे फिलोपोडिया, फिलोपोडिया ये अगर आपने ध्यान देंगे पिछले पेपर देखेंगे तो पूछा जाएगा। और फिलोपोडिया जो है ये कैसा? फाइन थ्रेड लाइक होता है, ये बहुत पतला धागे की तरह होता है। पहले वाला ब्लंट था, एमीबा में था, लोबोपोडिया फाइन थ्रेड लाइक। और इसकी एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल युगलीफा, इसकी एग्जांपल है युगलीफा। ये सीडोपोडिया की एग्जांपल दे रहा हूं मैं आप लोगों को। तीसरा सीडोपोडिया कैसा होता है? एक्सोपोडिया, 100% बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। एक्सोपोडिया तो ये कैसा होता है? ये लॉन्ग और स्टिफ होता है, लॉन्ग एंड स्टिफ, तीनों बता चुका हूं। और एग्जांपल इसकी देखिए, फॉर एग्जांपल एक्टिनोफ्रिक्स, एक्टिनो फुल कंसंट्रेशन दोस्तों देना, फ्रिक्स, एक्टिनोफ्रिक्स, एक्टिनोफ्रिस, ये ध्यान से देखिए। तीसरा मैंने एक्सोपोडिया का। और चौथा सीडोपोडिया होता है रेटिकुलोपोडिया। इन चारों में से जरूर एक चीज पूछते हैं, रेटिकुलोपोडिया। डायरेक्ट सीडोपोडिया नहीं पूछते क्योंकि उनको पता है ये एवरीबॉडी नोज। और ये कैसा होता है? ये लॉन्ग और ब्रांचिंग होता है, लॉन्ग एंड ब्रांचिंग। ध्यान से, जो रेटिकुलोपोडिया है वो लंबा होता है और ब्रांच्ड होता है। और एग्जाम्पल इसकी देखिए, इसकी एग्जाम्पल है गोल्बीजेरिना, गोल्बीजेरिना। फुल कंसंट्रेशन दो दोस्तों, मुश्किल लग रहा होगा लेकिन नामुमकिन नहीं है। मैंने कहा सीडोपोडिया जो है वो डिफरेंट तरह के होते हैं। नंबर 1 सीडोपोडिया मैंने कहा लोबोपोडिया, लोबोपोडिया सीडोपोडिया जो वो ब्लंट शेप होता है, जैसे कि मैंने एग्जांपल आपको एमीबा की दी। दूसरा मैंने फिलोपोडिया कहा, ये फाइन थ्रेड लाइक होता है, एग्जांपल मैंने आपको युगलीफा की दी, ये भी एक प्रोटोजोन है। तीसरा मैंने एक्सोपोडा बोला, एक्सोपोडा की एग्जांपल दी, मैंने क्या कहा? ये लॉन्ग और स्टिफ होता है। और एग्जांपल मैंने आपको किसकी दी? एक्टिनोफ्रिस की दी। और चौथा मैंने आपको रेटिकुलोपोडिया बताया, कहा ये लॉन्ग और ब्रांचिंग होता है और एग्जांपल गोल्बीजेरिना दिया। तवज्जो देना दोस्तों, तवज्जो फुल कंसंट्रेशन से। और जल्दी से जिन लोगों ने शेयर नहीं किया काइंडली शेयर कर दीजिए। लिख लिया है आपने? ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था, सबसे इंपॉर्टेंट सीडोपोडिया बताया मैंने आपको। लोबोपोडिया, एमीबा, फिलोपोडिया, युगलीफा, एक्सोपोडा, एक्टिनोफ्रिस और रेटिकुलोपोडिया, गोल्बीजेरिना। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तवज्जो से, कंसंट्रेशन से जुड़े रहिए और बाकी लोगों को भी जोड़िए, शेयर करिए दोस्तों जिन्होंने नहीं जुड़ी है। आप कहते हैं न्यूट्रिशन कितने टाइप की होती है? इन केस ऑफ प्रोटोजोन न्यूट्रिशन इज ऑफ फॉलोइंग टाइप। न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोआ, आपको कैसी कैसी न्यूट्रिशन प्रोटोजोआ में मिलती है एग्जांपल्स के साथ पढ़ाऊंगा। कहता है नंबर 1 आपका होलोफिटिक, दे आल्सो शोज होलोफिटिक मीन प्लांट लाइक मीन फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोफिटिक फॉर एग्जांपल आप देखिएगा किसमें होती है? डाइनोफ्लैजिलेट्स, तवज्जो बिल्कुल शार्ट फ्लैजिलेट्स, ध्यान से, डाई एटम्स, ये सारे प्रोटोजोन हैं और इनमें होता है ये डाइनोफ्लैजिलेट्स, प्रोटो डाई एटम्स, युगलिनाइट्स, ये आपके प्रोटिस्टा में आते हैं। युगलिनाइट्स ये ध्यान से देखिएगा, ये प्रोटिस्टा में आते हैं, पहले थे इसमें। उसके बाद क्या? होलोजोइक, नंबर 2 होगी होलोजोइक, एनिमल की तरह, होलोजोइक एनिमल की तरह, जोइक मोर होता है एनिमल। फॉर एग्जांपल एमीबा एंड पैरामीशियम, एमीबा एंड पैरामीशियम। तवज्जो देना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर दे रहा हूं। तीसरा देखिए आप लोगों को पैरासिटिक, जो डिजीज काज करता है, पैरासिटिक, एग्जांपल प्लाज्मोडियम, ये पैरासाइट है, मलेरिया काज करता है।
लेशमानिया वगैरह वगैरह, बहुत सारे और भी पैरासाइट हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल टू द पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूं। फिर क्या कहता है, मैंने कहा दे शोज डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोफिटिक, फॉर एग्जांपल डाइनोफ्लैजिलेट, डायटम्स, यूग्लिनाइड्स, हालांकि ये सारे प्रोटिस्टा में आते हैं। होलोजोइक, दैट इज एनिमल लाइक, दे शोज एनिमल लाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फॉर एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम, पैरासिटिक, फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम, लेशमानिया वगैरह वगैरह। तो ये था इसका आपका क्लास नंबर 1 का जो मैंने बता दिया। जल्दी से जब भाई बच्चों जिन्होंने शेयर नहीं किया वो शेयर कर दें ताकि हम लोग लेक्चर को आगे कंटिन्यू कर सकें। आगे देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, क्लास नंबर 1 का ही जो प्रोटोजोआ में आपको देखा मैंने एमीबियासिस का, एमीबियासिस इज ए डिजीज काज्ड बाय एंट अमीबा और अमीबा, और इसके लिए एक ड्रग यूज की जाती है। देयर इज ए ड्रग which is used against amoebiasis or amoebic dysentery that is known as amitin or amitidine। याद रखना ये एक ऐसी ड्रग है जो एमीबिक डाइसेंट्री के लिए यूज किया जाता है। एमीबियासिस इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोन बिलोंग टू द क्लास आपका सार्कोडीना, और उसके अगेंस्ट एक हम ड्रग यूज करते हैं दैट इज नोन एज एमिटिन और एमिटिडाइन। याद रखना एक पैरासाइट मुझे याद आ गया, एंट अमीबा जिंजीवेलस, एंट अमीबा जिंजीवेलस, याद रखना ये भी पूछा गया है, जिंजीवेलस, एंट अमीबा जिंजीवेलस। दिस इज प्रेजेंट इन गम्स, हमारे माउथ में, गम्स में होता है, एंड दिस इज नॉन पैथोजेनिक पैरासाइट, नॉन पैथोजेनिक, ये नॉन पैथोजेनिक प्रोटोजोन है, बिलोंग टू द क्लास सार्कोडीना। नॉन पैथोजेनिक हमारे गम्स में होता है लेकिन नॉन पैथोजेनिक होता है। तो चलिए नेक्स्ट चलिए, क्लास नंबर 2 कौन सी थी? ये क्लास नंबर 1 थी जो मैंने बता दिया आपको प्रोटोजोन में। क्लास नंबर 2 है मेस्टिगोफोरा। मेस्टिगोफोरा फुल कंसंट्रेशन से रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। दैट इज दिस क्लास कंटेन लोकोमोटरी ऑर्गेनली इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में? लोकोमोटरी ऑर्गन इन द फॉर्म ऑफ फ्लैजिला। याद रखना उसमें क्या था? सीडोपोडिया। और यहाँ क्या है? भाई जिन्होंने शेयर नहीं किया वो शेयर कर दें। कहा कि मेस्टिगोफोरा दिस क्लास कंटेन लोकोमोटरी ऑर्गन इन द फॉर्म ऑफ फ्लैजिला। फॉर एग्जांपल आप ध्यान से देखिए, यूग्लिना में ये होता है, और लेशमानिया डोनवनाई में होता है। ये क्लास इससे बिलोंग करती है, लेशमानिया डोनोवनाई। मैं अभी बताने जा रहा हूँ ये क्या होती है। और दूसरा क्या होता है? ट्रिपैनोजोमा गैम्बियंसी। तवज्जो दो दोस्तों, ट्रिपैनोजोमा गैम्बियंसी, ये 3 नाम मैंने आपको बताए सिर्फ, वैसे तो और भी हैं लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन है, तो इसलिए मैंने 3 नाम बताए। हमने कहा कि मेस्टिगोफोरा वो होता है कि जिसमें क्या हो? फ्लैजिला हो। और इन ऑर्गेनिजम्स की एग्जांपल मैंने आपकी दी, यूग्लिना की एग्जांपल जो आजकल प्रोटिस्टा में आता है, लेशमानिया डोनवनाई ये प्रोटोजोन में ही है, और ट्रिपैनोजोमा गैम्बियंसी ये भी प्रोटोजोन है। ध्यान से देखिए, मैं जो इन 2 पैरासाइट्स को बहुत बार पढ़ चुके हैं। लेशमानिया क्या करता है? लेशमानिया इज ट्रांसमिटेड, इसको हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसमिट करता है, ट्रांसमिटेड बाय ए फ्लाई, एक फ्लाई करती है, दैट इज नोन एज सैंड फ्लाई, जिसका नाम है सैंड फ्लाई। ये फ्लाई हम लोगों को बाइट करती है और हमारी बॉडी के अंदर इस लेशमानिया को इंजेक्ट कर देती है। ध्यान देना दोस्तों, तवज्जो देना, शेयर कर दीजिए जिन्होंने शेयर नहीं किया है। लेशमानिया इज ए प्रोटोजोन, डाइनोफ्लैजिलेट प्रोटोजोन। इट इज ट्रांसमिटेड बाय अ फ्लाई दैट इज नोन एज सैंड फ्लाई, एंड लेशमानिया कॉज अ डिजीज नोन एज काला आजार, ब्लैक फीवर। आजार का मतलब हो गया फीवर, काला आजार, और इसको हम लोग कहते हैं ब्लैक फीवर। तवज्जो दोस्तों, कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, हम तो हर चीज बहुत सिस्टम से बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप फुल कंसंट्रेशन से जुड़िएगा। हमने कहा लेशमानिया दिस इज ए प्रोटोजोन बिलोंग्स टू द क्लास मेस्टिगोफोरा, एंड दिस इज ट्रांसमिटेड टू द ह्यूमन बीइंग बाय द बाइट ऑफ सैंड फ्लाई, एंड इट कॉज अ डिजीज नोन एज काला आजार और ब्लैक फीवर। लेशमानिया, यस मारूफ मुगल भी जुड़ गए हमारे साथ। ब्लैक फीवर भी कहते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज डम फीवर भी बोलते हैं, डम फीवर। तवज्जो कभी नहीं भूलेगा। इट इज ऑल्सो नोन एज जंगल फीवर भी कहते हैं, कभी भी नहीं भूलेगा। तो ये आपने देखा कि लेशमानिया डोनवनाई जो है हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसमिट करने में मदद करता है। दूसरे नंबर पर हमने एक नाम और बताया, ट्रिपैनोजोमा। ट्रिपैनोजोमा
ट्रिपैनोसोमा, ध्यान से देखिए, दिस इज ट्रांसमिटेड बाय अनदर फ्लाई, इसको भी एक फ्लाई ट्रांसमिट करती है, अनदर फ्लाई, एंड दैट फ्लाई इज नोन एज सीसी फ्लाई और टिट्सी फ्लाई। सीसी फ्लाई या टिट्सी फ्लाई भी बोलते हैं इसको, ध्यान से देखिएगा, या टी साइलेंट होगा या एस साइलेंट होगा, टिट्सी फ्लाई और सीसी फ्लाई, और इसको ट्रांसमिट करता है कौन? ट्रिपैनोसोमा को ट्रांसमिट करती है ये सीसी फ्लाई, और ये काज करता है डिजीज दैट इज नोन एज अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, ये डिजीज काज करता है कौन? आपका ट्रिपैनोसोमा। पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है, टिट्सी फ्लाई या सीसी फ्लाई, है ना, और दिस इज इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रिपैनोसोमा टू द ह्यूमन बॉडी एंड इट कॉज अ डिजीज नोन एज अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। और उसको कहा था हमने क्या? इसको ट्रिपैनोसोमियासिस भी बोलते हैं, और उसको हम लोग लेशमनियासिस भी बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्लास नंबर 3 इज सीलिएटा। सीलिएटा जो है, दिस क्लास कंटेन लोकोमोटरी ऑर्गन इन द फॉर्म ऑफ सीलिया, और इसका कोई खास रोल नहीं है। एग्जाम्पल जो है इसकी पैरामीशियम ले लीजिए, पैरामीशियम में, और सीलिया का सबसे बड़ा फंक्शन क्या है कि सीलिया प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी। सीलिया आर वेरी स्मॉल इन साइज, आप कंसंट्रेशन पूरा देना, सीलिया आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी, और पूरी बॉडी पे पाया जाता है सीलिया, है ना। और जो फ्लैजिला जो है ना वो लार्जर इन साइज, फ्लैजिला लंबा होता है, लार्जर, एंड 1 or 2 इन नंबर, 1 or 2 इन नंबर। तो याद रखना ये डिफरेंस होता है फ्लैजिला और सीलिया में। अब जो मैं बताने जा रहा हूं क्लास नंबर 4, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास नंबर 4 इज आपकी जो है वो स्पोरोजुआ। क्लास नंबर 4 प्रोटोजोन की वो कौन सी है? दैट इज नोन एज स्पोरोजुआ। भाई दिस क्लास इज विदाउट एनी लोकोमोटरी ऑर्गन। जल्दी से जुड़िएगा, सब लोग जुड़िएगा, ये बता रहा हूं, विदाउट एनी लोकोमोटरी ऑर्गनली। तवज्जो से, जिन्होंने शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे। कहा स्पोरोजुआ इज द क्लास विदाउट ऑर्गनली। तो अगर इनमें लोकोमोटरी ऑर्गनली नहीं है तो इसका मतलब है दे आर एक्सक्लूसिवली पैरासिटिक इन देयर मोड ऑफ 100% क्या होंगे? एक्सक्लूसिवली पैरासिटिक इन देयर मोड ऑफ लाइफ। तो पैरासिटिक है, ये किसी दूसरे, क्योंकि इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है, ये एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट नहीं कर सके। तो क्लास नंबर 4 ऑफ द प्रोटोजोन इज स्पोरोजोआ, एंड दिस क्लास इज विदाउट एनी लोकोमोटरी ऑर्गनली एंड दे आर एक्सक्लूसिवली पैरासिटिक इन देयर मोड ऑफ लाइफ। एंड एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल आप ध्यान देंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट पैरासाइट मैं आपको बता रहा हूं, दैट इज नोन एज प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम एक ऐसा पैरासाइट है जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और प्लाज्मोडियम की मैं बात आपको बताता चलूं कि दिस पैरासाइट इज रिस्पांसिबल फॉर कॉजिंग अ डिजीज नोन एज मलेरिया। मलेरिया भाई पहले इसको बोलते थे माल आरिया, है ना, पहले कहते थे माल एरिया। माल का मतलब होता है बैड, और आर्या का मतलब होता है एयर, कॉम्बिनेशन ऑफ बैड एयर। ये पहले माना जाता था जब तक कि हमारे कैप्टन ने काम नहीं किया था मलेरियल पैरासाइट पे। तो कहा कि प्लाज्मोडियम इज रिस्पांसिबल फॉर कॉजिंग ऑफ मलेरिया, हाई फीवर होता है, मैं भी बताऊंगा इसके बारे में। और इसको कौन हमारी बॉडी में ट्रांसमिट करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से जिन्होंने शेयर नहीं किया काइंडली शेयर कर दीजिए। दी प्लाज्मोडियम, ओके, प्लाज्मोडियम इज ट्रांसमिटेड बाय फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो। ये सवाल जर्नल स्टडी में भी पूछा जाता है दोस्तों। फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो, जितने भी लोग जुड़े हैं जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे। फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो ट्रांसमिट करता है दिस, किसको? इस पैरासाइट को, प्लाज्मोडियम को। फुल कंसंट्रेशन से देखिएगा, क्या प्लाज्मोडियम जो कि एक्सक्लूसिवली पैरासिटिक पैरासाइट है और पैरासिटिक है ये प्रोटोजोन, और इसको ट्रांसमिट करता है हमारी बॉडी में फीमेल एनोफ्लीज। लेकिन सवाल पूछते हैं कि इस प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल की कौन सी स्टेज को? स्पोरोजुआ। सो ध्यान से देखिए, स्पोरोजाइट, स्पोरोजाइट को ट्रांसमिट करता है
मॉस्किटो। याद रखना, द स्पोरोजाइट स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम, स्पोरोजाइट स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इज इंजेक्टेड बाय मॉस्किटो इनटू द बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग। याद रखना, इंसान की बॉडी के अंदर ये जब बाइट करता है तो सलाइवा रिलीज करता है और सलाइवा में इस पैरासाइट को हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देता है। तवज्जो से शेयर करिए जिन लोगों ने शेयर नहीं किया है। तो कहा स्पोरोजुआ की एग्जांपल मैंने प्लाज्मोडियम की दी। प्लाज्मोडियम कहा कि इसको ट्रांसमिट करता है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। तो कहा कौन सी स्टेज? स्पोरोजाइट स्टेज। ये बहुत बार पूछा गया। स्पोरोजाइट स्टेज ऑफ द Plasmodium is injected by female Anopheles mosquito into the body of human being। और आप पूछ सकते हैं सर कि ये बताइए प्लाज्मोडियम की कितनी स्पीशीज हैं। सो देखिए प्लाज्मोडियम की 4, वैसे तो 5 हैं लेकिन 4 बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं। वन नोन एज प्लाज्मोडियम इज हैविंग फॉलोइंग स्पीशीज। नंबर 1 प्लाज्मोडियम ओवेल, एक स्पीशीज है प्लाज्मोडियम ओवेल। दूसरी कौन सी है? प्लाज्मोडियम मलेरियाई। तवज्जो देना दोस्तों, मलेरियाई। तीसरी कौन सी है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। चौथी कौन सी है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। दोस्तों शेयर कर दिया जिन्होंने शेयर नहीं किया है, और जिन्होंने जो साथ जुड़े हुए हैं तो ध्यान देंगे, तवज्जो देंगे, पूरा पढ़ेंगे। फैल्सीपेरम तो हमने कहा 4 डिफरेंट तरह की, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम। और इनमें से out of these Plasmodium vivax and Plasmodium falciparum they are highly pathogenic। याद रखना जो vivax और falciparum है वो highly pathogenic है because their incubation period is less and fever reoccur। मलेरिया में याद रखना फीवर जाता है और दोबारा आ जाता है, reoccur after एवरी 24 to 48 आवर्स। 24 से लेकर 48 घंटे के अंदर अंदर बुखार जो है दोबारा आ जाता है। अगर आपको मलेरिया होगा तो बुखार जो है उतर जाएगा और फिर बुखार आ जाएगा 24 से लेकर 48 आवर में। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर भी अटैक करता है, याद रखना। और ये जो है आरबीसी पे, ये ब्लड पे अटैक करता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है that is responsible for damaging your RBCs and Plasmodium falciparum RBC plus central nervous system, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे भी अटैक करता है और बहुत खतरनाक किस्म का होता है। WHO कहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको कंसीडर करता है ड्रेडफुल डिजीज। 250 मिलियन लोग जो हैं इससे सफ़र करते हैं, 250 मिलियन, और 1 मिलियन कम से कम 10 लाख हर साल मरते हैं। 1 मिलियन जो है इससे हर साल मर जाते हैं। और जल्दी से मैं अब कंक्लूड करने जा रहा हूँ आप लोगों का लेक्चर, क्योंकि रमज़ान है और मुझे लगभग 50 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं। आप देखिए ये प्रोटोजोन दोनों सेक्सुअल और एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करते हैं। प्रोटोजोन रिप्रोड्यूस बाय बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, ये दोनों तरह से होते हैं। और एसेक्सुअल से कैसे करते हैं? नंबर 1 बाइनरी फिशन under favorable condition, binary fission. Number 2 multiple fission under unfavorable conditions. Okay, number 3 आपका स्पोरोगोनी, और एक और भी कहते हैं प्लाज्मोटोमी। प्लाज्मोटोमी याद रखना, ये प्लाज्मोटोमी क्योंकि अलग सा है तो ये पूछा जा सकता है। ओके, प्लाज्मोटोमी जैसे फॉर एग्जांपल ओपेलिना। तो देखा आपने कि ये सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों तरह से करते हैं। एसेक्सुअल मैंने कहा बाइनरी फिशन से, मल्टीपल फिशन से, स्पोरोगोनी, प्लाज्मोटोमी की भी दे दी। क्या एग्जांपल मैंने आप लोगों को किसकी दी? ओपेलिना की दी एग्जांपल। कंक्लूड करने वाला हूं लेक्चर को, जुड़े रहिएगा दोस्तों। जिन्होंने शेयर नहीं किया काइंडली शेयर कीजिए। 31 शेयर हैं और कम से कम 300 लोग हम हमारे इस लेक्चर को देख चुके हैं, लेकिन 31 शेयर हैं तो जल्दी से बाकी लोग भी शेयर कर दीजिए। आखिरी लेक्चर का कंक्लूड है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे होती है। सेक्सुअल या चीज़ फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है और इसमें सेक्सुअल
और ए सेक्चुअल दोनों करता है। सेक्चुअल फेस जो है इसका अगर आप देखेंगे तो वो पाया जाता है किसमें, वो पाया जाता है फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो में। याद रखना ये सवाल, बस कंक्लूड कर रहा हूँ, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो में सेक्चुअल फेस पाया जाता है प्लाज्मोडियम का, और इसीलिए हम लोग प्लाज्मोडियम को कहते हैं, यस कंजुगेशन भी होता है, डेफिनेटिव होस्ट भी बोलते हैं और प्राइमरी होस्ट भी बोलते हैं। ही इज़ आल्सो नोन एज प्राइमरी होस्ट। याद रखना किसको कहते हैं, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो को डेफिनेटिव होस्ट भी बोलते हैं और प्राइमरी होस्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सेक्चुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहती हैं। और ए सेक्चुअल किस में होती है, दैट इज़ इन मेन, और इसलिए इसको हम लोग मेन को इंटरमीडिएट होस्ट कहते हैं प्लाज्मोडियम के केस में, इंटरमीडिएट होस्ट, और इसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी होस्ट भी बोलते हैं। शेयर कर दीजिए दोस्तों, जितने भी लोग हैं शेयर कर दीजिए। अब आप एक सवाल पूछ सकते हैं कि फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो ही क्यों करता है, मेल क्यों नहीं करता, वो बताऊंगा लास्ट में। हमने कहा सेक्चुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, फॉर प्लाज्मोडियम के एग्जांपल दी, जैसे सेक्चुअल होता है, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो में सेक्चुअल फेस होता है, डेफिनेटिव होस्ट मॉस्किटो को कहते हैं और प्राइमरी होस्ट कहते हैं। ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन मेन में होती है, इंटरमीडिएट होस्ट कहते हैं और सेकेंडरी होस्ट भी कहते हैं इसको। देखिए फीमेल एनोफ्लीज क्यों करता है, क्योंकि फीमेल एनोफ्लीज रिक्वायर सुपीरियर क्वालिटी ऑफ प्रोटीन, सुपीरियर quality of protein for egg laying and their fertilization। तो इसीलिए ये हमारी बॉडी के अंदर करता है, क्योंकि एनिमल प्रोटीन इज सुपीरियर देन द प्लांट प्रोटीन। तो ये क्यों करता है, क्योंकि इसको चाहिए सुपीरियर प्रोटीन फॉर एग लेइंग एंड फॉर देयर फर्टिलाइजेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर द टुडे। जिन लोगों ने इसको नहीं किया है शेयर, वो जल्दी से शेयर कर दें। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? ज़हीद आप लेट ज्वाइन हुए, हमने बहुत आज अच्छा लेक्चर आया आप लोगों को। अगर आप लेक्चर लगाया तो लेक्चर कैसा था, हमने तो पूरी जान मारी है, एक एक चीज़ आपको बताने की कोशिश की है। और जिन लोगों ने शेयर नहीं किया है वो शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे। और मैंने अभी लेक्चर के स्टार्ट में कहा था कि अपने आप को कंपेयर मत करें लोगों के साथ कि नहीं वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है। देखिए मैंने आपको एग्जाम्पल, और एलिफेंट 6 मंथ में सेक्चुअली मैच्योर हो जाता है, और जब हाथी मैच्योर होता है तो वो 30 साल हो जाते हैं। तो उस 30 साल तक हाथी ने बहुत सारे बच्चे दे दिए होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कहेगा कि नहीं तुम्हारा कुछ हो नहीं रहा है, तुम्हारा कुछ हो नहीं रहा है। वो जाए ना, रैबिट जाएगी कहाँ पे, रैबिट रोज़ जाएगी हाथनी के पास और उसको कहेगी कि भाई वो तुम्हें कुछ क्यों नहीं हो रहा है। तो भाई देखिए जो अच्छा हाथी, क्योंकि जब हाथी का बच्चा पैदा होगा तो पूरी ज़मीन हिलेगी, रैबिट का बच्चा पैदा होगा तो कुछ नहीं होगी। तो इसलिए आप डरना नहीं है, आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचते रहना। लेट होगा लेकिन ज़रूर होगा। और इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि अपने कॉन्फिडेंस को खोने की कोशिश मत करना, कॉन्फिडेंस बना के रखो और पॉजिटिव सोच रखो। ये कहो कि नहीं मैं कर सकता हूँ, ओनली आई कैन डू, ये जो सब कुछ है वो मेरे लिए है। और अपनी नींद को किल कीजिए, अपनी जो है खाना पीना ये कम कर दीजिए और पूरी कंसंट्रेशन अपने फ्यूचर के लिए देखिए इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो ये सब कुछ होगा। मैं ज़रूर कल मिलूँगा आपके साथ फिर, तब तक ज़िंदगी रही दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखा करें और शेयर भी करा करें। अपने दोस्तों को भी कहा करें कि लेक्चर को दें। मैं अभी मोटिवेशनल लेक्चर भी एक लेके बीच में आने वाला हूँ, वो आपके पास आ जाएगा, आप उसको भी देखिएगा। और कोविड-19 पे मैंने एक लेक्चर दिया हुआ है, आप मेरे फेसबुक पे देखिएगा, उसको काइंडली शेयर करें दोस्तों के साथ। और बाकी जो भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लिखा करें। मैं हर वक्त अपने स्टूडेंट्स के साथ, दोस्तों के साथ अवेलेबल रहता हूँ। शेर ज़मान भी जुड़े थे हमारे साथ, ये पहली बार शायद जुड़े, थैंक यू सर। प्रिंस सरफराज कह रहे हैं, हनीफ चौधरी थे हमारे साथ, वेरी नाइस सजेशन, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।